अस्सलाम वालेकुम। पुरानी वीडियो में हमने सीखा था कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, लीनियर नॉन लीनियर क्या होती है, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का क्या मतलब है। और फिर उसके बाद हम एग्जांपल नंबर 1 में आए थे और उसकी फिर हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तक बना लिया था। और उसके बाद हम अभी जा रहे थे कि हम इसके रूट्स किस तरीके से निकालेंगे और वो रूट्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसके सोल्यूशन को। तो सबसे पहले दोबारा से मैं एग्जांपल नंबर 1 को थोड़ा सा रिकॉल कराती हूँ। एग्जांपल नंबर 1 आपके पास ये एग्जांपल है, उसमें आपने जो है डेरिवेटिव को कैपिटल डी के साथ रिप्रेजेंट करना है। अगर हायर सेकंड है तो डी स्क्वायर के साथ, थर्ड है तो डी क्यूब के साथ, तो फोर्थ है तो डी फोर्थ के साथ आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर इसकी जो पोलिनोमियल बन गया है आफ्टर टेकिंग कॉमन वाई, तो इस पोलिनोमियल को आप लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन। अच्छा, अब हमने इसके रूट्स मालूम करने हैं। जितनी हाईएस्ट पावर होती है ना, यानी कि यहाँ पे 4 है तो उसके उतने रूट्स हैं, यानी कि इसके 4 आंसर्स आएंगे इस पोलिनोमियल के। अब 4 आंसर आने के लिए आपके पास क्या है, D4 है। हमने टू जब एक डी हो तो मतलब या एक एक्स हो तो आपके पास वो इक्वेशन होती है लीनियर, तो वो आसानी से सॉल्व होती है। स्क्वायर हो तो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला पड़ा हुआ है, फैक्टराइजेशन पड़ी है, उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। और जब आपके पास क्यूब हो तो वो भी शायद सॉल्व हो जाए, लेकिन जो मसला आ जाता है ना, जब 4 5 6 हायर की तरफ चले जाते तो उसके लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है। और कभी कभी हम क्यूब वालों को भी फार्मूले के थ्रू नहीं बल्कि एक इस तरीके से करते हैं जिसका नाम है, इस मेथड से करते हैं जिसका नाम है सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन में मैंने आप लोगों को पुराने इस क्वेश्चन में बता दिया था स्कीम कि किस तरीके से कैलकुलेटर की स्कीम बनानी है और किस तरीके से इसको लिखना है। अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो आपने उसको उसकी जगह 0 लिख लेना है, और अगर सारा कुछ लिखा हुआ है मतलब सब कोफिशिएंट्स उसके सब जो है वेरिएबल्स की सब पावर्स जो है वो इधर आपके पास गिवन है, तो उसके कोफिशिएंट्स को आपने लिख लेना है। और फर्स्ट वाले जो है नंबर को आपने खुद ही चूज़ करना है। वो किस तरीके से चूज़ करना है कि आपने उसमें कैलकुलेटर वाले स्कीम से भी कर सकते हो, कैलक वाले बटन से। और अगर नहीं कर सकते हो, कैलक का बटन नहीं है आपके पास कैलकुलेटर में, क्योंकि ये कुछ कुछ कैलकुलेटर्स में होता है, तो आप मैनुअली भी पुटिंग कर सकते हो। मैनुअली पुटिंग जब मैंने इसमें की तो मेरे पास जो आंसर आया वो देखें डायरेक्ट 0 है। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट है हमारा इस 0 में है कि हमारे पास किसके पास आंसर 0 आ रहा है। क्यों हमारा इंटरेस्ट 0 में है वो भी आपको साथ साथ पता भी चल जाएगा। अब सिंथेटिक डिवीजन करते किस तरीके से, सबसे पहले जो सबसे पहला नंबर होता है उसको एरो लगा के नीचे की तरफ हम उतारते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ भी चेंजेस नहीं करनी होती। अब आपके पास ये जो नंबर आया है, चाहे वो माइनस में या प्लस में, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 1 क्या होता है 2, और यहाँ पर हम लिखते जाते हैं। अब इसको हमेशा हम क्या करेंगे, हमेशा प्लस करेंगे, ठीक है। तो 7 + 2 कितना होता है 9। अब 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 9। इसको भी हम क्या करेंगे प्लस, याद रहे सबको प्लस करते हैं और आंसर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट में पुटिंग करते जाते हैं, ठीक है। प्लस माइनस माइनस तो करेंगे, 7 आएगा बड़े वाले के साथ, प्लस का साइन है तो यहाँ पे +7 लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखने का दिल तो ना लिखें। 1 × 7 क्या होता है आपके पास 7 होता है, ठीक हो गया। उसके बाद 7 प्लस माइनस इसको भी करेंगे प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि इसका साइन चेंज करेंगे, दो नंबर है ना, इनको ऐड करेंगे आप इसमें, ठीक है। प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 30 में से जो है 7 चले जाएँ तो आपके पास आ जाएगा 6, लेकिन बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा -6। 1 × -6 तो यहाँ पे लिखेंगे -6, और जब हम इसको ऐड करेंगे इसको तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0। इस 0 की वजह से ना हमारा मैंने स्टार्ट से ही कोशिश की थी कि हमारे पास क्या आए 0, तो इससे हमें पता चल गया कि लास्ट का जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 0, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये इक्वेशन जो है 4th में थी और अब जो है कि कितने वेरिएबल में शिफ्ट हो गई, ये 3 वेरिएबल में। तो अब ये जो इक्वेशन बन गई है वो है 2d³ + 9d² + 7d - 6। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आपके पास क्या 1 2 3 4 कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, तो 4 से एक कम 3, तो पहले वाले के साथ 3 2 1 0 इस तरीके से, ठीक है। अब इसको फैक्टराइजेशन करनी है। अब इसके लिए भी आपने क्यूब के लिए भी कोई मेथड सच नहीं है, तो उसके लिए भी हम कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे और कैलकुलेटर में हम लिखेंगे 2d³ + 9d², 2 शिफ्ट क्यूब आगे 9d²
देख लें मेरे पास कैलकुलेटर में डी शी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपने वही वेरिएबल यूज़ करें जो कि उसमें है, क्या कहते हैं, इधर मौजूद है। ठीक है, तो ये स्क्वायर या क्यूब डालने का तरीका, अगर मैं इसको स्क्वायर इस तरह भी लिख सकती हूँ। ठीक है, क्यूब नहीं होता ना हमारे पास कैलकुलेटर में, तो हम जो है क्यूब या 4 या 5 नहीं होता, तो ये हेड वाला यूज़ कर सकते हैं, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, +7d - 6 +7d - 6। अब हम कैल्क पुट करेंगे। मैं फिर 1 देती हूँ, 1 पे नहीं आया। मैं -1 देती हूँ, -1 पे भी नहीं आया। 2 देती हूँ, नहीं आया। -2, हाँ जी, -2 पे 0 आया, तो इसका मतलब है नेक्स्ट मेरा क्या है, -2। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही बताया था कि 1 - 1 2 -2 3 -3। हमेशा मैंने नोट किया कि हमेशा जो क्वेश्चन हमें बुक में गिवन होते हैं या पेपर में गिवन होते हैं वो इन्हीं पे होते हैं। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट वाले कैसे उतारना है, 2 × -2 -4, 9 - 4 कितना हो गया हमारे पास, 5, मतलब ऐड कर रही हूँ तो -2 × 5 -10, 7 में से 10 गई तो -3, -2 -3 +6, ये भी कैंसिल आउट हो गया और आंसर हमारे पास लास्ट में 0 आ गया। अब 1 2 3 टर्म्स हैं, सॉरी 3 टर्म्स हैं, तो अब आपके पास जो इक्वेशन बन गई है वो है 2d² + 5d - 3, 2d² + 5d - 3। ठीक है, अब इसको आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हो, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, मज़ीद उससे भी कर सकते हो, सिंथेटिक से भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को आसान रखें। तो बस मैं डायरेक्ट इसको कर लेती हूँ फैक्टराइजेशन से। तो देखते हैं फैक्टराइजेशन से आपके पास किस तरीके से ये होगा। 2 + 3, 2 3 6 और माइनस है ना, 2d² + 6d + d - 3, 2d कॉमन ले लेंगे तो d + 3 -1 कॉमन तो d + 3। ठीक हो गया, यहाँ से आपके पास जो है रूट्स आ जाएंगे। मैं फिर दोबारा से ये कराती हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्या था, 2d² + 5d - 3, तो 2d² + 6 - 1d - 3। ठीक है, आपने 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है और उससे आपके पास आता है 6। तो आपने अब ऐसे दो नंबर चूज़ करने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आए और प्लस माइनस करूँ तो आपके पास क्या आए, 5 आए। यहाँ पे चूँकि माइनस था ना, तो इस वजह से मैं दोनों प्लस वाले चूज़ नहीं कर सकती, इसलिए आपने खामखा माइनस वाला चूज़ करना है। ठीक है, और अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती तो मैं आप लोगों को फार्मूला भी बताती हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2d कॉमन है। ठीक है, तो d + 3, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, लेकिन माइनस साइन कॉमन है तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। दोनों ब्रैकेट सेम आई है तो इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन सही जा रही है। अगर हम इधर से 2d - 1 कर दें और इसको हम d + 3 को कॉमन ले सकते हैं। ये याद रहे, यहाँ पर = 0 भी था। ठीक है, क्वाड्रेटिक जो है ये इक्वेशन है, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 0 नहीं आ सकता, इसमें से खामखा या तो ये 0 है और या तो ये 0 है। ठीक है, इधर से जब आप लोग वैल्यू निकालेंगे तो d की वैल्यू 1/2 और d की वैल्यू -3 आ गया। अच्छा, तो हमारे पास अब 4 आंसर आए। स्टार्ट में सबसे पहले हमारे पास 1 था। ठीक है, दूसरा आंसर हमारे पास आया है -2 था, तीसरा हमारे पास था 1/2 और चौथा हमारे पास है d = -3। ये जो रूट्स हैं वो रियल हैं।
ठीक है। रियल क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें सारा कोई कम्प्लेक्स फॉर्म नहीं है, अयोटा वगैरह नहीं है, रियल है और डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट यानी मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो थ्योरम ने कहा था कि जब भी आपके पास किसी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप सॉल्व करें और आप उसके पास रूट जो है वो क्या आ जाए, डिस्टिंक्ट और रियल आ जाए, तो आपने क्या करना है, ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू सी ई एम एक्स ना, सम ऑफ ई एम एक्स। तो सबसे पहला रूट है 1x 1 और उसके साथ x लगा लें, फिर प्लस C1 के 4 है तो 4 मरतबा कांस्टेंट नंबर 1 C1 का मतलब है कांस्टेंट नंबर ABCD भी दे सकते, ज़रूरी नहीं है कि आप C1 C2 लगाएं, ठीक है। ABCDEF भी आप लोग दे सकते हैं, वो भी कांस्टेंट रिप्रेजेंट करेंगे। -2x और C3 e पावर 1/2x और C4 e पावर -3x। ये क्या आपके पास सोल्यूशन है किसका, ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी ना आपके पास, उसका सोल्यूशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आपके पास क्या है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने भी 1 किया, ठीक है, -2, फिर इनके पास जो है वो भी 1/2 और वो भी -3 आया, ठीक है। तो इन्होंने भी रूट्स को इस तरीके से लिखा और हमने आगे पीछे लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, C1 C2 C3 C4 की जगह आप ABCD भी लगा सकते हैं। अब उन्होंने कहा जब रूट जो है वो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के और होमोजीनियस इक्वेशन हो, आपके पास रूट रियल हो लेकिन रिपीट हो रहे हों, यानी कि कोई 2 या 3 रूट जो हैं वो सेम हो, तो उस किस्म की सोल्यूशन जो है उसके साथ आप लोग क्या करोगे, ठीक है। ये चीज़ अगर मैं अभी समझाने आप लोगों को लग गई तो शायद आप लोगों को समझ ना आए, तो मैं जब इस नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे उसके बाद मैं फिर ये चीज़ आपको समझा दूंगी कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये थोड़ी मैथमेटिक्स लिखी हुई है, इसकी समझ आपको तब तक नहीं आएगी जब तक मैं आपको एग्जांपल ना करा तो एग्जांपल नंबर 2 की तरफ हम जाते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या कहते हैं, इसका प्रूफ जो है ना थ्योरम्स के इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने पेपर के लिए याद रखना है। D4 ये सब आपके पास होमोजीनियस है, लीनियर है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, और दूसरी बात ये है कि ये इन सब के कोएफिशिएंट्स क्या हैं, वो सारे कांस्टेंट नंबर हैं, ठीक है। तो इसकी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी D4 -8D³ + 24D² -32D + 16 ब्रैकेट y इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको आप D4 के साथ, इसको D³ के साथ, इसको D² के साथ, इसको D के साथ आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे इसको लिख लिया और ये इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या इसको आप लोग कहेंगे ये है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप लोग देखेंगे जब अब यहाँ पे देखिए 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है और 16 भी है, यानी कि 0 भी है पावर। तो इसका कोफिशिएंट क्या था 1, इसका कोफिशिएंट -8, इसका 24, इसका -32, इसका 16। अब नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर की मदद से ये सारी इक्वेशन लिखते हैं और देखते हैं 2 पे इसका क्या हालात हैं, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, सबसे पहले हमारे पास है D4, ठीक है। तो D4 यानी कि x पावर 4। नेक्स्ट आपके पास -8D³ -8D³। नेक्स्ट है 24D², 24D²। नेक्स्ट है आपके पास -32D, ठीक है, + 16। कैल्क 0 नहीं, कैल्क 1 नहीं, कैल्क 2, माइनस में भी जाएंगे प्लस में भी जाएंगे, 2 पे इनके पास 0 आया है, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपके पास कोई और नंबर में भी हो सकता है कि ये आंसर आपको दे, यानी कि जैसे कि यहाँ पर आपको अच्छा सा 2 पे ही दे रहा है, इसके अलावा किसी पे और पे नहीं दे रहा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि अगर आप लोग इस पुरानी इक्वेशन में ना अगर -3 भी पुट करते तो 0 आता, -2 भी पुट करते 0 आता, 1 भी पुट करते 0 आता। तो अब जब आपके पास इकट्ठे 3-4 नंबर्स पे 0 आया, इसका मतलब है वो रूट्स हैं, लेकिन आप डायरेक्ट खुद से नहीं लिखेंगे, आप उनमें से कोई भी एक पिक करके सॉल्व कर लें। आपके पास हो सकता है ये चीज़ें चेंज हों, लेकिन आंसर यही आएगी, ठीक है, समझ आई। तो आप लोग इसमें
जो है टेंशन नहीं लेनी। आप ज़रूरी नहीं है कि पहले 1 के साथ करें या पहले छोटे नंबर के साथ करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ये याद रखें कि आपने अगर इसमें सबसे पहले -3 पुट किया होता तो क्वेश्चन की नौयत कुछ और होती, लेकिन आंसर यही आता, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले 1 ही पुट करें। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पे 2 पुट कर लिया, तो ये इस चीज़ को ऐसे ऊपर से नीचे उतार लिया। 2 × 1 2 प्लस माइनस माइनस करेंगे -6 आ जाएगा, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है। अब 2 × -6 -12 होता है 24 प्लस -12। अगर आपको टेंशन है तो आप लोग अपने आप को तकलीफ ना दें, कैलकुलेटर को यूज़ करें। 24 प्लस -12, तो आपके पास डायरेक्ट वो खुद ही आंसर दे देगा, ठीक है। इसके 12 आता है। अब 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 -32 प्लस 24 कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो -8, 2 × -8 करेंगे -16, इन दोनों का कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 0। इसका ये मतलब हो गया कि एक रूट आपके पास हो गया D-2 और दूसरे आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो रिड्यूस हो गई, इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। फैक्टर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है ना कि आपने इसको तोड़ के कुछ ब्रैकेट्स में लिखना है, ठीक है। तो एक फैक्टर है इसका D-2। अब आपको याद हो कि अच्छा मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि जब आप लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर कर रहे थे तो आपके पास यहाँ पर -3 आ रहा था ना, इसका रूट 1। तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे इस तरीके से फैक्टर लिखने हैं। यहाँ पे प्लस लिखा है ना, जब आंसर माइनस हो इसका मतलब है कोई भी फैक्टर हो तो आप उसको x-a की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे D-3 +3 था, यानी कि जो किसी भी क्वेश्चन के जो फैक्टर्स बनते हैं ना वो माइनस के फॉर्म लिखते हैं, x-a, ताकि जब वो = 0 हो जाए तो फिर आपको वापस 2 दे, ठीक है। इसको माइनस इसलिए लिखे जब ये = 0 होगा तो आपको जाहिर सी बात है वापस 2 देगा। तो अगर यहाँ पे +2 लिखा हुआ है तो आपने क्या लिखा होगा यहाँ पे -2, ठीक है। और साथ में आपने यहाँ पे लिखे 1 2 3 4 टर्म्स हैं, तो 4 से कम 1 क्या होता है 3, तो D3 - 6D² + 12D - 8 = 0। अब एक फैक्टर है D-2 और एक ये = 0, या तो ये 0 है या तो ये 0। इधर से आपके पास 2 आ जाएगा और इसको आप सॉल्व करेंगे अगेन। यहाँ पे 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, कांस्टेंट भी है। तो 1 - 6 12 - 8 याद रखें, साइन के साथ पिक करेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। फिर इन्होंने जब इसको चेक किया तो उसमें फिर 2 पे दे रहा था, 2 के अलावा किसी पे नहीं दे रहा था। फिर सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, 1 ऐसे ही नीचे आ गया, 2 × 1 2 -4, फिर 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -8, और आपके पास इसको जब माइनस करेंगे तो 4 और 2 4 8 हो गया और आंसर आपके पास 0 आ गया। अब फैक्टर भी बन गए D-2, 1 2 3 है टर्म्स हैं, तो 3 से कम कितना होता है 2, तो D² - 4D + 4 = 0। इधर से D-2 = 0, यानी D की वैल्यू आ जाएगी 2, और फिर ये तो ये 0 होगा। इसको आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, और आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जब आप लोग ये देखेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगी कि 1 2 3 और इसको भी सॉल्व करने से 2 2 सारे, यानी टोटल जो 4 आंसर आए और चारों के आ गए हैं 2 आ गए हैं। अच्छी ऐसे सिलसिले में आप लोग किस तरीके से करते हैं, जब आपके पास आंसर्स आ जाएं और आंसर जो है वो चारों के चारों या जितने भी हैं वो कुछ लेट सपोज कुछ सेम आ गए, ठीक है, ठीक है, सेम आ गए, तो इस किस्से में आप लोग क्या करते हो, y = C1 E2x हो गया, ठीक है। फिर C2 सेम है ना, तो आप इसके साथ फिर x लगाते हैं, एक x का इजाफा हो जाता है जब सेम होता है तो, ठीक है। फिर C3, फिर पुराने वाले में एक और x हो जाएगा तो ये x² E2x, फिर C4 x³ E2x। लेट सपोज आपके पास कोई भी इक्वेशन है, सही है, अभी आंसर एक का 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और फिर 3 है। अगर किसी इक्वेशन के रूट्स ये आ गए हैं, उसका सॉल्यूशन आप कैसे बनाएंगे, C1 EX C2 E2x, ठीक है, C3 E3x, लेकिन 3 रिपीट हो रहा है तो C4 x E3x, यानी अगर E3x है तो वो एक ही मरतबा लिखा जाएगा। अगर दोबारा लिखेंगे तो साथ x का और फिर एक और मरतबा लिखेंगे तो x² हो जाएगा, फिर एक और मरतबा लिखेंगे तो x³ हो जाएगा, इस तरीके से। अच्छा, अब इन्होंने लिखा हुआ क्या था, ठीक है, इन्होंने ये लिखा था
कि इसका आंसर होगा, पहले थ्योरम को देखते हैं कि इसका आंसर होगा समेशन। समेशन का मतलब होता है कि सम प्लस 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 सी आई, मतलब टर्म्स है ना, अगर 4 टर्म्स होंगे तो सी फोर्थ तक जाएगा। एक्स की पावर इंक्रीज होगी आई माइनस वन ई एम एक्स। एम क्या है? रूट, वो तो 2 हो गया। आई माइनस वन का मतलब है फर्स्ट टर्म में 1 माइनस 1 0। फर्स्ट टर्म में अगर सारे रूट सेम है तो आपके पास कोई भी एक्स नहीं होगा। फिर सेकंड टर्म में आपके पास 2 माइनस 1 यानी 1 आ गया। थर्ड टर्म में स्क्वायर आ गया, यानी कि एक एक कम होगा। फर्स्ट टर्म में नहीं होगा, ठीक है। सेकंड टर्म में एक कम यानी एक्स। थर्ड टर्म में एक्स स्क्वायर। फोर्थ टर्म में एक्स क्यूब। यानी जैसे कि फर्स्ट टर्म में एक्स नहीं है, एक मरतबा लिख रहे हो तो एक्स की ज़रूरत नहीं है, दूसरे टर्म में एक्स लिखा जाएगा। तीसरी मरतबा दोबारा लिख रहे हो तो एक्स स्क्वायर होगा, और चौथी मरतबा लिख रहे हो तो एक्स क्यूब हो जाएगा। और ई टू एक्स सबको कॉमन था तो कॉमन ले लिया गया। नेक्स्ट ये है कि इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है कोई भी और उसके रूट्स हैज़ अ रियल एम इज रिपीटेड आर टाइम्स एंड एम आईज आर इट्स रियल डिस्टिंग्विश देन इट्स जनरल इक्वेशन। अच्छा कहते हैं, ये वाली एग्जांपल अब दिखा रहा है कि लेट्स सपोज कि आपके पास ऐसे भी तो पॉसिबल है ना कि कुछ रूट्स रिपीट हो रहे हों और कुछ रिपीट ना हो रहे हों, तो उसके किस्से में हम क्या करेंगे। तो ये तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, लेकिन आप एग्जाम्पल के तौर पर भी देख लेते हैं कि इन्होंने इनको क्या कहा है। इसको मैं बाद में बताऊँगी, पहले मैं एग्जाम्पल करती हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम्पल नंबर 3। ये एग्ज़ाम्पल है D5 है, D4 है, 3 है, 2 है, 1 है और ये कांस्टेंट 1 है। तो ये आपके पास आ जाएगा D5, D4, D3, D2। इसकी फिर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। अब ये देखें, ये इसको जब आपने इसको y कॉमन लिया तो इसके अंदर जो पॉलिनॉमियल बना है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हो गई। जब आप लोग इसको कैलकुलेटर में टाइप कर लेंगे तो आपके पास 1 पे ये 0 आ रहा होगा, ठीक है। तो आप इसको सिंथेटिक डिवीजन से फाइंड करेंगे तो ये D-1 हो गया। तो मैं समझा ही देती हूँ, चलें, ठीक है। तो अब आप इसको देखने जाएंगे D5 माइनस 8 D4 X5 माइनस 8 8 8x4 फिर है 24D क्यूब फिर क्या है 34D स्क्वायर और 34D स्क्वायर क्यूब प्लस प्लस ना नो माइनस 34D स्क्वायर प्लस 23D माइनस 6। अब कैल्क 1 पुट करती हूँ इक्वल, आपके पास आ गया 0। इसका मतलब है 1 इसका रूट है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे लिख लिया, इस 1 को हमने नीचे उतारा, 1 मल्टीप्लाई 1 1 होते हैं, यहाँ पे लिख लिया -8 + 1 -7। 1 मल्टीप्लाई -7 हो गया, 24 -7 17 हो गया, 1 मल्टीप्लाई 17 17 हो गया, -34 + 17 -17 होता है। 1 मल्टीप्लाई -17 होता है और 23 -17 6 होता है और 1 मल्टीप्लाई 6 6 होता है। और इसको आपने काट दी तो 0 आ गई। ये याद रखें, मैं इसको माइनस इसलिए करूँ क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। ओके, ऐड हो रहा है ना एक तरह से साइन। जब अगर मैं माइनस कर रही होती तो मैं इसकी साइन नीचे वाले की चेंज कर लेती, जो माइनस होता है उसको प्लस कर देती, जो प्लस होता है उसको माइनस कर लेते। वो तो हमारा बेसिक 1-2 क्लास से हम करते आ रहे हैं, लेकिन इसको मैं वैसे ही चला रही हूँ जैसे इनकी शक्ल है। 23 -17 -34 + 17 यानी कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसका मतलब है कि एक D-1 रूट है, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं D-1 और फिर 1 2 3 4 5 5 है ना, इस 0 को आप इस तरीके से हाईलाइट कर लिया करें, 5 है तो 4 पावर आएगी। D4 -17D क्यूब प्लस 17D स्क्वायर माइनस 17D प्लस 6 = 0। अब आपके पास या तो ये 0 या तो ये 0, क्योंकि 2 नंबर मल्टीप्लाई हो तो 0 नहीं आ सकता। इन दोनों में से कोई भी एक टर्म जो है वो खामखा 0 होगी।
अब आपके पास यहाँ पर इसको अब सॉल्व करना है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है और कांस्टेंट भी है। तो 1 - 7 + 17 -17 + 6। दोबारा से जब इसको पुट किया तो फिर 1 पे दे रहा होगा। आई होप आप लोगों को अब सिंथेटिक डिवीजन समझ आ रही होगी। अब आप लोग इसको खुद करें, ठीक है। फिर 1 आया और फिर 1 आया और फिर जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया 2 3, यानी 3 मरतबा 1 आया और एक 2 आया और एक 3 आया। तो इसका मतलब है कि 1 जो है 3 मरतबा आया है और ये 2 डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दिस शोज द कैटेगराइजेशन हैज रूल्स 1 2 3 वेयर 1 इज रिपीटेड ट्राइस। 3 मरतबा आया और द जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोग इसकी जो है टेंशन ना लें। आपके पास है ए के साथ e2x आएगा, ए के साथ e3x आएगा, लेकिन 1 3 मरतबा रिपीट हो रहा है। तो एक मरतबा e1x दोबारा लिख रहे हो तो x e1x, फिर अगेन लिख रहे हो तो x² e1x। यहाँ पे कॉमन था तो इन्होंने लिख लिया, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊँ दोबारा कि क्या इसमें आपके पास कैसे इसका इन्होंने लिखा है, ठीक है। रूट्स आए हैं 1 1 1 2 3, आगे पीछे लिख सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। c1 e1x, 1 दोबारा रिपीट कर रही हूँ तो अब x भी आएगा और फिर एक और मरतबा रिपीट करूँ तो अब x² आएगा। फिर c4 e2x, क्योंकि ये चेंज है 1 से, c5 e3x। अगर किसी ने c1 की बजाय आखिर में 1 को यूज़ किया है, पहले 2 3 को यूज़ किया तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि c1 c2 c3 ये फ़र्जी नाम है, ठीक है। Before considering the case when the characteristic equation of a differential equation has complex roots, we have the following theorem, ठीक है। We prove the following theorem, sorry। अब आपके पास है रूट्स कब जो है कम्प्लेक्स आएंगे, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूँ कि कम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या होता है, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर इस किस्म का होता है, ये z से डिनोट किया जाता है, ठीक है, और a + आयोटा b की फॉर्म में होता है। यानी कि कम्प्लेक्स नंबर जो है, इसकी एग्जांपल ले लें, +3 आयोटा, ठीक है, -2 + 5 आयोटा, जिसमें आयोटा शयोटा वाली बातें आती हैं वो सारे जो है वो क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, -3 - 8 आयोटा, ठीक है। इसको हम रियल पार्ट कहते हैं और बी को हम सिर्फ बी को, नॉट आयोटा बी को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ठीक है। ए को रियल और ख़ाली बी को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा हवाला था। अगर आप लोगों को कम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और चाहिए तो मेरे साथ डिस्कस कर ले, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। इज़ अ कम्प्लेक्स रूट ऑफ एन इक्वेशन f(z = 0) coefficient, then z bar is also a root of f(z = 0). ओके, यहाँ पे एक बात कही है आपको, अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज़ z बार, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई भी दुनिया की डिफरेंशियल इक्वेशन मैं कहती हूँ उसका जो रूट है, रूट, ठीक है, वो है z = 2 + 3 आयोटा। तो ये थ्योरम कहता है अगर 2 + 3 आयोटा इसका रूट है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसका z बार किसे कहते हैं, कंजुगेट, ठीक है। व्हाट इज़ कंजुगेट, आयोटा से पहले वाले के साइन को, खाली आयोटा से पहले वाले को, अच्छा ये याद रखें, कुछ लोग इसका साइन भी चेंज करते हैं, नहीं, सिर्फ आयोटा से पहले, या ये भी कह सकते हैं दरमियान वाला साइन जो है आप लोग क्या करते हो, चेंज कर देते हो, +3 की बजाय -3 आ जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, चेंज करते हैं साइन। तो अगर z जो है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का रूट है या सोल्यूशन है, तो z बार भी खामखा उसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ये मैं नहीं कह रही, ये थ्योरम कहता है। अब आप जो है ना, इसकी हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या है। उससे पहले आपके पास एक और थ्योरम है, उसको भी डिस्कस करते हैं। इफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2n हैज़ z = a + आयोटा b डिस्टिंक्ट कम्प्लेक्स रूट्स, देन इट्स सोल्यूशन विल बी दिस, ठीक है। इसको बढ़ाने से पहले ना मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले
डिस्कस करती हूँ इसकी एग्ज़ाम्पल, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम्पल को समझ लेते हैं ना तो हमारे लिए इस थ्योरम को पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है, इसके स्टेटमेंट को। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग भी इससे एग्री होंगे, क्योंकि मैं तो हमेशा इसी तरीके से पढ़ती थी अपने वक़्त में भी, कि जब मुझे इस थ्योरम की इंग्लिश या अंग्रेज़ी या चीज़ें समझ नहीं आ रही होती थी ना, ये ABCD पे, तो मैं क्या करती थी, पहले एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करती थी और उसके एग्ज़ाम्पल को समझ लेती थी। उसके बाद जब मैं थ्योरम की स्टेटमेंट को पढ़ती थी तो मुझे अच्छे तरीके से समझ आती थी। बेशक यहाँ पे पहले थ्योरम दिए हुए हैं और फिर एग्जांपल्स दी हुई हैं, लेकिन मैं हमेशा उल्टे की तरफ से जाती थी। खैर, ये तो मेरी हरकत थी ना। अब आप लोग देखो, D8 + D5 D4 + 4y = 0। अच्छा, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं दी हुई, इसमें डायरेक्ट जो है आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या आप लोग कह सकते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको दी हुई है। ठीक है, अगर ना दी गई हो पेपर में कंफ्यूज करने के लिए, डायरेक्ट इक्वेशन दी गई हो, तो फिर आप लोग जो है ना, अगर मैं इसको पेपर में दूँ इसी क्वेश्चन को, लेकिन दूसरी फॉर्म में, तो वो बन जाएगी y8 + 5y8 जो है ये डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, + 5d4। अच्छा, 5d4 यानी कि 5 4 + 4 = 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन मालूम करें तो जाहिर सी बात है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी कुछ यूँ बन जाएगी। ठीक है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो इस किस्म की बन गई है और अब इसको आपने सॉल्व करना है। अब इसमें कितने रूट्स हैं? 8 रूट्स हैं। 8 रूट्स वाले को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? अब इन्होंने जो है ना इसको किसी और तरीके से सॉल्व किया, आप लोग चाहें तो इसको सिंथेटिक से भी कर सकते हैं। सिंथेटिक से तो नहीं कर सकते इसको, क्योंकि ये जो है कम्प्लेक्स आंसर देगा आपको, तो ये सिंथेटिक से पॉसिबल नहीं है कि ये हो। क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आप लोग सिंथेटिक से ये क्यों नहीं होगा। बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि इसमें पावर है 8, इसमें पावर है 4 और दरमियान में है सब में प्लस। तो दुनिया का आपको कोई भी ऐसा रियल नंबर नज़र नहीं आएगा कि जिसकी आप पॉजिटिव पावर्स लें, आप इसमें प्लस करें और उसमें 4 भी ऐड करें और आंसर 0 आ जाए। कोई ऐसा नंबर आप दिमाग में सोचिए, कोई भी आंसर चाहे नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव आंसर कभी जब पॉजिटिव पावर लेते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है। ये भी इवन पावर है, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 4 भी उसमें ऐड कर रहे हैं। तो दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव रियल नंबर, कि आप उसकी पावर 8 लें, फिर पावर 4 लें और फिर मज़ीद 4 उसमें ऐड करें तो आंसर 0 आए। पुरानी इक्वेशन में ये था, पावर इवन और दोनों थी, प्लस माइनस था, और उसके चांसेस थे कि वो सिंथेटिक डिवीजन से हो जाए, लेकिन इसके 0 चांस है। ठीक है, ये कभी भी सिंथेटिक डिवीजन से नहीं हो सकता। इसके लिए आपने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, फैक्टराइजेशन किस किस्म की गई है इसको मैं आप लोगों को समझाती हूँ। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, पहले वाले नंबर को और आखिरी वाले नंबर को आप लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 × 1 आप लोग कर लें, 4 हो गया, ठीक हो गया। अब आपने कोई ऐसा नंबर सोचना है कि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो दो नंबर्स को तो 4 आ जाए, लेकिन प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास 5 आ जाए। चूँकि सब में प्लस है तो आप हमेशा प्लस वाले को ही तरजीह देंगे। ठीक है, तो आपने नहीं अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, बट ऐसे ही अब आप 5 की जगह 4 + 1 लिखेंगे। चलिए मैं इसको आपको कराती हूँ। ठीक है, D8 + 5D4 + 4 = 0। D8 इसके साथ 1 है और इसके साथ था 4, तो 4 × 1 4 होता है और 4 + 1 आपके पास क्या होता है, 5। ठीक है, इस 5 की जगह मैंने लिख लिया 4 + 1। D8 प्लस ये 4 जो है D4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 4 = 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है, D4 कॉमन है। D² + 4 बच गया यहाँ पे आपके पास। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। ठीक है, D4 + 4 = 0। D4 दोनों में है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अंदर आपके पास रह जाएगा D4 +
1। इससे हमें साबित होता है या तो ये ज़ीरो है, फर्स्ट टर्म ज़ीरो है, या तो दूसरी टर्म ज़ीरो है। तो D4 + 4 = 0 आइदर, और D4 + 1 = 0। अब D4 + 4 है तो ये उस साइड पे जाएगा तो -4 हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमें खाली D चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते D4 + 4। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट भी ले लेंगे तो ये एक स्क्वायर आपके पास रहेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग किस किस्म के जो टेक्निक यूज़ करेंगे, जब भी आपके पास 4 डिग्री इक्वेशन हो तो आप उसको डायरेक्ट जो है सॉल्व नहीं कर सकते। आप लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप इसको स्क्वायर में शिफ्ट करके उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके से करना है आपके पास, यहाँ पे इसको लिख सकते हो D का स्क्वायर और इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। अब A स्क्वायर भी है, B स्क्वायर भी है, किस चीज़ की कमी है, 2AB की कमी है। तो जब भी आपने 2AB की कमी है तो हम इसमें ऐसा करते हैं कि ख़ुद से 2AB ऐड कर देते हैं। अच्छा, मेरी आपको एक आसान सी एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज एक तराजू है, ठीक है, ये आप इसमें बैलेंस है। अब आपके पास यहाँ पे ये है 5 kg का स्टोन, और यहाँ पर आप लोग कोई भी चीज़ ले रहे हैं, लेट्स से आम ले रहे हैं, ठीक है, और आपको कोई एक आम पसंद नहीं आया और आप उसको कहते हैं कि मुझे इस आम की बजाय दूसरा आम दो। तो दुकानदार क्या करेगा, एक आम निकालेगा और उसकी जगह एक आम उसी वज़न का डालेगा, ठीक है, ताकि 5 kg को बैलेंस रखें। तो एक एंटर हुआ है और एक उसने क्या किया, निकाल दिया। तो जब भी हम मैथ्स में भी इस तरह करते हैं कि जब भी हमें किसी इक्वेशन को पुरानी इक्वेशन के साथ बैलेंस करते हैं तो एक हम इसी को एंटर कर रहे हैं और इसी से मिलता जुलता चीज़ को हम निकाल भी रहे हैं, तो वो बैलेंस रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब A क्या है, D स्क्वायर, और B क्या है, दूसरी ब्रैकेट वाला 2, ठीक है। A स्क्वायर भी बन गया, B स्क्वायर भी बन गया, 2AB बन गया। तो इससे बन गया आपके पास पूरा का पूरा फार्मूला। कौन सा वाला, A स्क्वायर भी हो, B स्क्वायर भी हो और 2AB भी हो, तो वो बन जाता है किसका फार्मूला, A + B का होल स्क्वायर। A क्या था, D स्क्वायर, B क्या था, 2 का स्क्वायर। A भी लिख लिया, प्लस भी लिख लिया, B भी लिख लिया और होल स्क्वायर भी लगा लिया। बाकी क्या बच गया आपके पास, 2D स्क्वायर 2 = 0, ठीक है। तो लास्ट लाइन क्या थी आपके पास, D स्क्वायर + 2 स्क्वायर माइनस 2D स्क्वायर 2 = 0। D स्क्वायर + 2 स्क्वायर 2 × 2 4D स्क्वायर = 0। D स्क्वायर + 2 स्क्वायर, लास्ट वाला किसका स्क्वायर है, 2D का होल स्क्वायर। अच्छा, मैं आपको एक और बात मैं बता दूं कि यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि अगर हम -2 भी ले लेते तो माइनस का फार्मूला बन जाता, तो प्लस ही क्यों लिया है, आपको अभी पता चल जाएगा कि मैंने प्लस ही क्यों लिया और माइनस को क्यों साइड पे रखा है। क्योंकि अगर हम माइनस को लेते तो माइनस का बन जाता, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अभी बताती हूँ, ठीक है, शायद किसी के माइंड में आया हो। अब आपको पता है कि यहाँ पर माइनस का ये फ़ायदा है कि आप इसको तोड़ के लिख सकते हैं। एक मशहूर फार्मूला है कि जब आपके पास दोनों साइडों पे स्क्वायर्स हो, दरम्यान में माइनस हो, तो इसको आप लोग A + B और A - B की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा D स्क्वायर + 2 + 2D, ठीक है, और D स्क्वायर + 2 - 2D, बिकॉज ये A है हमारे केस में फ़िलहाल और ये है हमारे पास B है, तो A + B और A - B = 0, ठीक है। इसका फिर अगेन इसमें 2 इक्वेशंस आपको मिल गई है, या तो A + 2 + 2D 0 है, या तो D स्क्वायर + 2 - 2D = 0 है। इसको आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है कि, तो पर मैं लिख लेती हूँ, इन टर्म्स ऑफ D है तो -B +
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ए स्क्वायर के साथ वाला ए होता है 1, डी के साथ वाला बी होता है 2 और खाली वाला सी होता है ये भी 2। तो डी इज इक्वल्स टू माइनस बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर रही हूँ, ए की जगह ए की वैल्यू पुट करूँगी और सी की जगह सी की वैल्यू पुट करूँगी। ठीक हो गया। आपके पास आ जाएगा डी इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 बाई 2। ठीक है, तो डी इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 में से 8 गया तो माइनस 4 बाई 2। नेगेटिव में स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, तो आप इसको अगर इस तरीके से √4 पे अलग ले लें और -1 पे अलग ले लें तो फिर पॉसिबल हो जाएगा। और डी इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस 2, √4 2 होता है और ये एयोटा की वैल्यू होती है। √-1 किसकी वैल्यू होती है? एयोटा की डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आप इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये आप अगर इसको आप पहले अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो वो भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। इसमें ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -2 और सी की वैल्यू है 2। ठीक है, मैं दोबारा से ये फार्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट पुटिंग कर रही हूँ। आप लोग ये फार्मूला लिख के आराम से वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं कि आपके पास यही फार्मूला में मैंने पुटिंग की हुई है। ठीक है, -2 स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, d इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 बाई 2। d इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 बाई 2। अगेन माइनस वाला नंबर बना है तो फिर आप इसको क्या करेंगे, 4 पे अलग -1 पे अलग डिवाइडेड बाई 2। d इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा बाई 2। 2 कॉमन है ऊपर भी आप ले सकते हैं, तो आप जब 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास रह जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा बाई 2। तो 2 कैंसिल और यहाँ पे भी 2 कॉमन था, तो अगर आप लोग ले लेते 2 कॉमन तो -1 प्लस माइनस आयोटा बाई 2। तो आपके पास रह गया -1 प्लस माइनस आयोटा और 1 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, आपने जब उसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया d इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस आयोटा और d इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस आयोटा। अभी तक तो हमने ये इसको पहले वाले को सॉल्व किया था, अब हमने d4 + 1 को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब d4 + 1 को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये याद रखें कि ये एक नहीं है, ये 2 है। बताती हूँ कि कैसे। इसमें भी आपके पास ये पता है आपको कि ये ए स्क्वायर का क्या है स्क्वायर और ये किसका स्क्वायर है 1 का स्क्वायर है। ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर में है, किसकी कमी है? ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट आसान है। ठीक है, किसकी कमी है? 2ab की कमी है। जब 2ab करेंगे तो -2ab भी करेंगे। ए में क्या आएगा? पहली ब्रैकेट वाला और बी में क्या आएगा? दूसरी ब्रैकेट वाला। ये बन गया फार्मूला a प्लस बी स्क्वायर का d स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कैसे? a स्क्वायर भी है, b स्क्वायर भी है और 2ab भी है, तो वो बराबर नहीं होता a प्लस बी के होल स्क्वायर के। ये a है प्लस प्लस b क्या है 1, तो 1 का होल स्क्वायर। अब बाकी जो चीज़ बच गई, ये इस पर फार्मूला लग गया था तो बच तो ये गया ना, तो 2d स्क्वायर और 1 इज इक्वल टू 0 आपके पास क्या है? बच गया। तो क्या आ गया? d स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपके पास ये बात है, ये स्क्वायर है किसी का लेकिन ये डी स्क्वायर है लेकिन 2 नहीं है, तो कोई बात नहीं, किसी को स्क्वायर बनाने में कोई इतना टाइम नहीं लगता। फॉर एग्जांपल 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये अपने अंडर रूट का स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होकर वापस 2 आ जाएगा, तो किसी भी नंबर को आप लोग स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो √2d स्क्वायर क्यों लिख रही हूँ इसको स्क्वायर की फॉर्म में, क्या वजह है? आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब दोनों पे स्क्वायर हो और माइनस हो तो उसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकेंगे। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं, मतलब इसको हम फैक्टराइज कर सकेंगे, सॉरी, और ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा प्लस √2d और d स्क्वायर प्लस 1 माइनस
√2d इज इक्वल टू 0। मैं एक सॉल्व करूँगी, दूसरा आप लोगों ने खुद ही कर लेना है, ठीक है। d² + 1 प्लस √2d इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब है या तो ये 0 है या तो ये 0 है। दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो तो कभी 0 आता है नहीं, दोनों में से खामखा एक चीज़ 0 होती है। अरेंज करके लिख लेते हैं ताकि पहले स्क्वायर आ जाए, फिर d वाली टर्म आ जाए और फिर कांस्टेंट आ जाए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको A B C चूज़ करने में आसानी होगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं दोबारा नहीं लिखती, सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूला में दोबारा नहीं लिखती, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। -b प्लस माइनस b² यानी √2 का स्क्वायर -4a1 और cb1 डिवाइडेड बाय 2a। तो d इज इक्वल टू -√2 प्लस माइनस 2 - 4/2, ठीक है। मैं दोबारा लास्ट लाइन यहाँ पे लिख रही हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखी थी, फिर उसको मैं मज़ीद सॉल्व करूँगी। -√2 प्लस माइनस 2 - 4/2, ये मैं दोबारा आप लोगों का खाता लिखे ताकि आप लोगों से मिक्सअप ना हो जाए। -√2 प्लस -2 क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस हुआ है। अब d इज इक्वल टू -√2 प्लस माइनस ये √2 पे अलग और -1 पे अलग, ठीक है। तो d इज इक्वल टू √2 अगर आप लोग कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, अंदर रह जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि √2 कॉमन ले लिया, -1 रह गया प्लस माइनस और ये आयोटा के बराबर है डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, फिर आपको मैंने भी बताया था कि किसी भी नंबर को मैं अपने स्क्वायर रूट के स्क्वायर के बराबर लिख सकती हूँ, तो लिख लूँगी। ये स्क्वायर और एक कैंसिल हो जाएगा, तो -1 प्लस माइनस आयोटा बाय √2, ठीक है। तो इधर से हम ये भी कह सकते हैं -1 बाय √2 प्लस माइनस आयोटा बाय √2 या 1 आयोटा बाय √2, ठीक है। ये मैंने एक सॉल्व कर लिया, दूसरा सेम इसी स्टेप्स में होगा और थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि एक आपके पास आया है -1 प्लस माइनस आयोटा, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आया था 1 प्लस माइनस आयोटा। दूसरा है -1 प्लस माइनस आयोटा, -1 प्लस माइनस आयोटा। एक है आपके पास -1/2 प्लस माइनस आयोटा 1/2, ठीक है। और ये आपके पास आंसर में आया है इन्होंने भी शायद एक ही को सॉल्व किया है। जब इन दोनों को सॉल्व किया तो आपके पास आया है d-1 प्लस माइनस आयोटा √1/√2, ठीक है। इसमें से इन्होंने एक को सॉल्व किया हुआ है, आई थिंक सो प्लस वाले को सॉल्व किया हुआ है और माइनस वाले को सॉल्व फ़िलहाल नहीं किया। अच्छा, मैं कैसे कह सकती हूँ कि दोनों के आंसर डिफरेंट आएंगे, ये भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, पावर कितनी थी? 8 पावर थी। इसमें कितने रूट छुपे हुए हैं? 2। कैसे? एक है आपके पास 1 प्लस आयोटा और एक है आपके पास 1 माइनस आयोटा। प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस। 2 इसमें भी -1 प्लस आयोटा और -1 माइनस आयोटा, 2 2 4 5 6, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब है -1/√2 प्लस 1 आयोटा बाय √2 और -1/√2 माइनस 1 आयोटा बाय √2। पावर 8 थी तो इसके रूट भी 8 आएंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 6 लिखे हुए हैं, ठीक है। तो खामखा जो तीसरा आंसर है इसमें प्लस आएगा, क्योंकि इस प्लस माइनस का कोई अगर प्लस माइनस का फ़र्क नहीं पड़ेगा बाद में, ये पहले वाला हमेशा प्लस पहले वाले में फ़र्क होगा। अच्छा, तो पावर 8 थी तो आपके पास आंसर भी 8 आएंगे। दूसरी बात ये हमने भी थ्योरम पढ़ा था कि कोई भी 1 प्लस आयोटा अगर रूट है तो वो उसका कंजुगेट भी रूट होगा। देख लो, प्लस माइनस दोनों है, ठीक है। कैसे कंजुगेट? 1 प्लस आयोटा रूट है ना, ठीक है, ये इसका रूट है तो इसका कंजुगेट ले लो 1 माइनस आयोटा, यही दे रहा है आपको
तो ये दोनों कंजुगेट्स इसके साथ लिखे हुए हैं। -1 प्लस आयोटा रूट है, तो इसका कंजुगेट क्या है, -1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये तो अपने कंजुगेट के साथ ही लिखे हुए हैं। तो ये सारे इसके रूट्स हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में सॉरी आप क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स में कि अगर आपके पास किसी का जो है रूट जो है कम्प्लेक्स की फॉर्म में आ गए हैं तो उसको आपने किस तरीके से लिखना है वो भी आप लोग देख लेते हैं। सिर्फ मैं अगर आपको बताती चलूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने क्या कर लेना है, रियल पार्ट को उठा लेना है। रियल पार्ट के -1/√2 उसको ए की फॉर्म में लिख लेना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है इस केस में 1/√2, उसको एक मरतबा पहले साइन के साथ लिखना है और फिर एक मरतबा आपने किसके साथ लिखना है, कॉस के साथ लिखना है। कैसे करना है ये मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, तो आराम से इसको दिखाती हूँ आपको कि पहले आपके पास आया था 1 प्लस माइनस आयोटा, दूसरा आपके पास आया था -1 प्लस माइनस आयोटा, तीसरा आपके पास आया था यानी 2 2 4 और पाँचवा छठवां आपके पास था -1/2 प्लस -1 आयोटा /√2। फिर मैंने कहा था एक अभी मैंने सॉल्व नहीं किया, वो आप लोग खुद करें, उसका आंसर आएगा आपके पास खामखा ये। ठीक है, अब इसको हम कैसे कहेंगे कि ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हैं, तो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। ठीक है, पहले वाले से उठाते हैं, उसको ई को आपने 1x लिखना है, जो आपके पास रियल पार्ट है उसको ई की फॉर्म में लिखना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे नंबर नहीं है तो वो 1 है, तो साइन 1x प्लस C2 कॉस 1x, ये मैंने पहले रूट को लिख लिया। नेक्स्ट आपके पास ये है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसका कंजुगेट को अलग लिखेंगे, नो, ये आपने इसको भी लिख लिया और इसके कंजुगेट को भी लिख लिया। ठीक है, तो ये डिमाइवर्स थ्योरम टाइप मुझे लग रहा है, ये डिमाइवर्स थ्योरम की टाइप की तरह है। अब लेट सपोज ये नेक्स्ट है, इसका इमेजिनरी रियल पार्ट क्या -1 है, व्हाट इज़ इमेजिनरी पार्ट, ये 1 है। अब C1 C2 इस्तेमाल हो चुका है, तो C3 साइन 1x, 1 ना भी लिखे ना तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो C4 कॉस 1x। नेक्स्ट नंबर क्या है, -1/√2, इसको ई में लिखेंगे। C3 C4 हो गया। अब C5 साइन इमेजिनरी पार्ट किया 1/2, याद रखें आयोटा नहीं लिखना। ठीक है, आयोटा आप लोगों ने नहीं लिखना। C5 के बाद क्या आएगा, C6 कॉस 1/√2x। नेक्स्ट नंबर क्या है, प्लस E 1/2, फिर C7 साइन 1/√2x प्लस C8 कॉस 1/√2x। ठीक हो गया, ये देखो ये देखें C1 1/√2x और ये 1/√2x, C2 1/√2x, EX। ठीक है, और E -x चेक कर लेते हैं, साथ मैच कर लेते हैं। ठीक है, E1x साइन 1x और cos 1x, E1x साइन 1x cos 1x लिखा हुआ है। नेक्स्ट है E -x साइन x और cos x, E -x साइन x और cos x, सिर्फ सीज का फ़र्क है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है -1/2x साइन 1/2x cos 1/2x, -1/2x साइन 1/2x cos 1/2x। तीसरा है आपके पास 1/2x 1/2x 1/2x, 1/2x 1/2x और 1/2x। या तो इसका ये मतलब हो सकता है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इन दोनों का आंसर
माइनस में ही आएगा, तभी एक मरतबा लिखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों का आंसर यही आता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, फिर भी आप लोग चेक करके बता देना कि यहाँ पे इसका आंसर, सॉरी इन दोनों का आंसर माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर भी दोनों में माइनस लिखा हुआ है। फिर भी आप लोग चेक कर लेना कि एक दोनों माइनस ही है या नहीं एक प्लस है, तो फिर मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक जो है ना, जब कम्प्लेक्स रूट्स होते हैं तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द अदर हैज़ अ कम्प्लेक्स विच इज़ रिपीटेड एन टाइम। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये रिपीटेड वाला क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें एक में प्लस आता है। ठीक है, फिर भी आप लोग चेक कर लेना, जहाँ तक मेरा ख्याल है एक में प्लस आता है। आप लोग मुझे बताना, क्योंकि अभी तक रिपीटेड की बात अभी शुरू हुई है। ठीक है, उसको प्रूफ करने में बहुत टाइम लग जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला को, इसलिए आसान सी चीज़ है उसमें टाइम लग जाता है, और वीडियो जो है मुझे थोड़ी छोटी बनानी है ताकि आप लोग बोर ना हो जाए इसलिए, लेकिन फिर भी मुझसे बड़ी बन गई तो कोई बात नहीं, खैर है। ठीक है, अगर कोई रूट कहते हैं रिपीट हो रहा है कुछ टाइम में, तो यहाँ पर आपके पास किस चीज़ का इजाफा होगा, एक्स का इजाफा होगा। वही बात है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोगों को मैं थ्योरम की शक्ल दोबारा से बताऊँ, कहता है कि अगर आपके पास ए और बी है तो ए वाले को जो है ना ई की फॉर्म में लिखना है, और साइन बी और कॉस बी और सी साथ लगाते जाना है। ठीक है, तो हमने भी लगाया था सी साथ में, और उसको साथ में रियल पार्ट को उसमें लेगा तो सम, क्योंकि एक तो नहीं होंगे ना, 3 4 5 होंगे, हर रूट के लिए अलग अलग प्लस भी लगाओगे। ठीक है, तो बहुत आसान है। यहाँ पर कहता है कि बस यहाँ पे से भी ये इजाफा करना है, एक्स का इजाफा करना है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब इसके प्रूफ को आप लोगों ने खुद ही ट्राई करना है कि यहाँ पे D8 है, 8D² है, 16Y है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। इसको आप लोग जब फैक्टराइज करते हो तो आपके पास आता है D4+4 और D4+4। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, देखो दोनों सेम है, D4+4 यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसका ये आंसर आता है। कॉपी में भी मैंने सॉल्व करके बताया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की नीड नहीं है, सिर्फ ये बताने की नीड है कि ये कैसे आए, ये मैं बताती हूँ। दोनों का रूट ये आएगा, D4+ रूट में ये आता है ना, तो दाई सी बात है, दोनों सेम है। एक हो जाएगा आपके पास EX, और फिर हो जाएगा एक में आपके पास EX और साइन एक्स, और फिर E-x साइन एक्स और कॉस एक्स। अब यहाँ पर आपके पास एक चीज़ का इजाफा होगा, जो कि आपको थ्योरम भी कह रहा था कि आपने इजाफा किसका करना है, एक्स का। तो किस तरीके से एक्स का इजाफा करोगे ये आपको मैं बता दूँ। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा सा मेरे साथ आप लोग साथ हो जाए, ताकि मैं आप लोगों को ये किस्सा कहानी समझा दूँ सिर्फ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं ये किस्सा, चले लाइन वाइज जाते हैं। D8 + AD² + 16, D8 + AD² + 16। ठीक है, D8 + AD² + 16 = 0। दिस इज़ ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको सॉल्व करें, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ज़ाहिर सी बात है सिंथेटिक डिवीजन से नहीं होगा, क्योंकि पावर सारी इवन है और टर्म में सब में प्लस है, तो इसको ज़ाहिर सी बात है आपने फैक्टराइजेशन करना है। 16 × 1 16 होता है। अब दो नंबर ऐसे सोचें कि मल्टीप्लाई करूँ तो 16 आए, प्लस माइनस करूँ तो 8 आए, तो वो मेरे पास क्या है, 4 × 4 16 होता है, और 4 + 4 मेरे पास क्या होगा, यस इस तरह तो मेरे पास आता है 2 8 16, 2 × 8 16। लेकिन इनको जब मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ तो 8 नहीं आता। तो आपने ऐसे नंबर दो सोचने जो उसको मल्टीप्लाई करूँ तो 16 आए, लेकिन प्लस माइनस करूँ तो मिड वाला नंबर आ जाए। ठीक हो गया, तो D8 + 4D² + 4D²। ये याद रखें, मैंने सिर्फ इसको भी ऐसे नीचे उतारा, D² को भी ऐसे उतारा, 16 को भी ऐसे, सिर्फ इस 8 की जगह 4 + 4 लिखा, और फिर D² को मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं अब इसमें कॉमन लेने जा रही हूँ। इन दोनों में कॉमन क्या है, D4 कॉमन है, अंदर रह जाएगा सॉरी D² + 4। इसमें क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, और अंदर रह जाएगा D² + 4 = 0। और आई नो कि आप लोग इसको लिख सकते हो D² + 4 और D² + 4 = 0। इसका सोल्यूशन दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। ठीक है, एक सेकेंड, अच्छा ये 4 है कि 2 है, एक सेकेंड, जब कॉमन लेंगे ना तो एक सेकेंड, ये है आपके पास D²। जब D² है आपके पास ये, तो एक है D² + 4 और एक है D4 + 4। अच्छा,
चेंज है, एक है d4 + 4 और एक है d² + 4, लेकिन यहाँ पे दोनों d4 लिखे हुए हैं। लेट मी चेक कि ये कैसे हो गया, या तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या तो इसमें। लेट मी चेक। ओके, थोड़ा सा सब्र। d8 है गया, इसमें 4 + 4 d², इन दोनों में कॉमन है d4, तो अंदर आ जाएगा d² + 4, क्योंकि 2 4 8 होता है, और ये है d²। अच्छा, 4 चले गए हैं तो 4 रह गए हैं, ठीक है, और ये d² है। नो वी कांट। ओके, यहाँ पे मिस्टेक है, ये d4 है, ठीक है, इस बुक में मिस्टेक है और ये d4 है। जब d4 कॉमा लेंगे d4 रह जाएगा और ये भी रह जाएगा d4, क्योंकि अगर हम d² भी कॉमा लेते हैं तो 6 यहाँ पे आता, तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये d8 है और d4 है और 16 है। दोबारा समझाती हूँ, ये d8 हो गया, ये 8 की जगह आपने 4 + 4 लिख लिया, और ये d4, इन दोनों में कॉमन आपके पास d4 हो गया, और d4 रह जाएगा, 4 में से 4 चले, 8 में से 4 चले गए तो 4 रह गए, और 4, और यहाँ पे भी d4 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो d4 + 4 आपके पास रह गया। अच्छा, एक और बात यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे मैंने जब d² कॉमन लिया था तो अंदर 4 लिखा था ना, जब 2 चला गया तो आपके पास 6 रहता था, तो वो इस तरह क्वेश्चन फिर गलत आता है, ठीक है, क्योंकि कॉमन है ना, कॉमन में अगर मैं 8 में से 2 कॉमन ले लेती, ऐसे d8 + 4 d² अगर होता लेट से, और अगर मैं d² कॉमन लेती तो मेरे पास अंदर d6 रह जाता। क्या रहता है? d6, क्योंकि 2 चले गए हैं तो मेरे पास 6 रह गए ना, बेसिस सेम पावर एडेड, ठीक हो गया, बेसिस सेम, 6 + 2 8। इसलिए मुझे समझ आ गया कि ये क्वेश्चन क्या है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, d4 + 4 को जब आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसका आंसर आता है d1 ± आयोटा और d-1 ± आयोटा। अब इसको कैसे लिखेंगे? अच्छा जी, कैसे लिखेंगे? y = ठीक है, y = रियल पार्ट क्या है? 1x, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? c1 cos 1x प्लस, सॉरी साइन पहले लिख लिया, कोई बात नहीं, साइन 1x प्लस दूसरा क्या है? e-1 c1 नहीं, c2 c3, अब मैं साइन पहले लिख रही हूँ जैसे रूल था ना, साइन x प्लस c4 cos x। ओके, ये रूट एक मरतबा भी आया d4 + 4 का, और दोबारा भी तो d4 + 4 है, दोबारा से ये आया, उसके लिए मैं इसको लिख सकती हूँ e1x। उन्होंने जहाँ तक कहा था कि आपने एक x का इजाफा करना है, तो मैं x लिखती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखती हूँ c3 c4 हो गए, c5 साइन x प्लस c6 cos x प्लस दोबारा से e-1 x, लेकिन अब ये रिपीट हो रहा है ना -1 वाला, तो यहाँ पर x सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा है, तो x c7 साइन x प्लस c8 cos x। अब उन्होंने क्या किया कि इन दोनों टर्म को देखा कि तो दोनों सेम हैं, तो इन्होंने क्या कर लिया, इसमें कॉमन ले लिया। जब इसमें कॉमन ले लिया 1x इन दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये ट्रिक समझाने जा रही हूँ बेसिकली कि कॉमन से पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। 1x को करीब ले तो -1x को करीब ले लेते हैं। c1 cos x प्लस c2 साइन x प्लस ex c3 साइन c5 साइन x प्लस c6 साइन cos x, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है।
अच्छा जी, तो मैंने ये सारा कुछ बैक वाला स्टेप यहाँ पर लिख लिया, यानी कि जिसमें एक मरतबा एक्स था, एक मरतबा ई एक्स के साथ एक्स था, उसको करीब लिख लिया। किसको करीब लिखा? ई एक्स को, और ई एक्स वाले एक्स को करीब लिखो, और ई माइनस एक्स वाले को टर्म को, और ई माइनस एक्स वाले टर्म को करीब लिखा। जब मैंने इसको करीब लिख लिया तो मेरे पास ऐसे आ गया ई एक्स, ई माइनस एक्स और ई माइनस एक्स एक्स वाला। इन दोनों ब्रैकेट में मेरे पास ई एक्स कॉमन है, तो मैंने एक्स कॉमन ले लिया, तो ये सारा कुछ ऐसे लिख लिया। और फिर एक्स C5 साइन एक्स, और ये रह गया। इन दोनों ब्रैकेट में ई माइनस एक्स, इनमें से दोनों में ई माइनस एक्स कॉमन है, तो एक C3 साइन एक्स वाला रह गया, और एक एक्स के साथ ये सब कुछ रह गया। जब मैं इसको ओपन करूँगी प्लस के साइन को, तो ये C1 साइन एक्स, C2 कॉस एक्स, और ये एक्स C5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया साइन एक्स, और एक्स जो है C6 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा कॉस एक्स के साथ। उसके बाद ये माइनस एक्स मैंने ऐसे ही लिखा, और C3 साइन एक्स, C4 कॉस एक्स, प्लस एक्स जो है C7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और एक्स जो है C8 कॉस एक्स के साथ भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मुझे समझ आ रही है ये कि साइन एक्स इधर भी है और साइन एक्स इधर भी है, तो इन दोनों में भी हम ई एक्स वाले के अंदर वाली ब्रैकेट में भी कुछ ना कुछ कॉमन था, तो हम ये करते हैं C1 और C5 एक्स जो है आपके पास कॉमन आ गया, और C5 एक्स को जो है अपने साइड पे लेके साइन एक्स को कॉमन ले लिया, और C2 C6 एक्स को साथ में लेके कॉस एक्स इन दोनों में कॉमन है। इस C3 और C7 एक्स में साइन एक्स कॉमन है, और C4 और एक्स C8 में कॉस एक्स कॉमन है, तो इसका मतलब है कि ये इसका आंसर है। अगर आप लोग देख लें, ई एक्स है, साथ में कुछ एक्स है, और कॉस एक्स का बिल्कुल सेम टू सेम यही आंसर है। साइन एक्स है, कुछ प्लस है, एक्स है, और कॉस एक्स है, कुछ प्लस है और एक्स है, फिर ई माइनस एक्स में भी इसी तरह साइन एक्स है, और तो इन्होंने बहुत शॉर्ट करके लिखा और हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ना है उसमें जो है एग्जांपल नंबर 6 है। ये एग्जांपल नंबर 6 आप लोगों का क्या होमवर्क है, इसको आप लोगों ने कैसे करना है, सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू थ्योरम। इसमें आप लोगों ने इस तरीके से इसको सॉल्व भी करना है, और उसके बाद ये बाउंड्री वैल्यू आपको क्या देती है, चलिए ये ख़ुद मैं आपको करा दूंगी, और सुपरपोजिशन क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूंगी, और उसके बाद हम लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आज के लिए इतना काफ़ी होगा। फिर मैं आप लोगों को कल एक दूसरी वीडियो दूँगी, आप लोग उसको देखना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।